So good evening, parents. Good evening, sir. Yeah, good evening, madam. So I'm not waiting, as I had told that I'll be recording the meeting. तो जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं जो भी पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करूँगा, मे बी कि सारे पेरेंट्स के लिए या सारे बच्चों के लिए सारे पॉइंट्स एप्लीकेबल नहीं हैं। कुछ एक पॉइंट्स हैं कि जो कॉमनली मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों में एप्लीकेबल हैं, और कई एक बच्चे हैं कि कुछ एक पॉइंट्स से ओवरकम कर चुके हैं। तो हमें उन बच्चों को उसके बाद वाले जो पॉइंट्स हैं उनमें बेटर बनाना है। सबसे पहली चीज़ है कि आपके मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, अभी जो बच्चे हैं, इन लोगों को जेई की प्रिपरेशन या नीट की प्रिपरेशन, जो ये स्टूडेंट्स हैं इन्हें जेई और नीट की प्रिपरेशन इन्हें तब करनी पड़ रही है जो कि पीरियड कोरोना के एग्जैक्टली बाद वाला पीरियड है। और कोरोना पीरियड में बहुत सी चीज़ें हैं, इनमें कई एक तरीके की वीकनेस जनरेट हो गई हैं। मतलब एक सबसे पहली चीज़ ये है कि पढ़ने के पैटर्न में और एग्जामिनेशन के पैटर्न में, एग्जामिनेशन के देने के पैटर्न में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। जैसे मे बी कि पेरेंट्स को लगे कि जो बच्चे 10th बोर्ड में थे और इस बार अब 11th में आए हैं, तो उन बच्चों का फाइनल एग्जाम तो पेन पेपर मोड से ही हुआ था। मतलब उन लोगों का एग्जाम कोई ऑनलाइन मोड में नहीं था, मे बी कि ऑनलाइन मोड में नहीं था, इट वाज इन द पेन पेपर मोड, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जामिनेशन वाज नॉट लाइक एग्जाम, मींस व्हाट, सिलेबस बहुत ही रिड्यूस्ड था, बहुत ही कम सिलेबस था। मेजॉरिटी ऑफ द एनालिटिकल पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट्स वर डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस। इससे उस एग्जाम का केवल एग्जामिनर्स के लिए भी ये था कि उन्हें एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी थी, एंड दे डिड दैट फॉर्मेलिटी। उसका कुछ बहुत, जैसे आप बोले कि बड़ा टफ एग्जाम था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, वैसी चीजें उसमें नहीं थी। लर्निंग के मोड में ही मैंने बोला कि बड़ा डिफरेंस था। और जब लर्निंग का मोड मीन्स वो सीख कैसे रहे हैं, उन कंडीशंस में किस तरीके से सीख रहे हैं, और अब सीखने के पैटर्न में एक फर्क है। तो एक तो उस डिफरेंस को बच्चों को भी समझना है और पेरेंट्स को भी, सो दैट कि इस नए मोड ऑफ लर्निंग में, मतलब मैं उन्हें यही बोलूंगा, दो बचपन से इसके पहले वो उसी चीज को सीखते रहे उस पैटर्न में, ऑफलाइन क्लासेस में, क्लासरूम क्लासेस में भी उन्होंने इसके पहले सीखा है, और ये चेंज केवल पिछले 2 साल के लिए था। बट पॉइंट है कि जैसे जैसे बच्चों के क्लासेस बड़े हुए और लर्निंग उन्हें ज्यादा करनी है, ज्यादा चीजें सीखनी है, तो वो बड़ा क्रुशियल पीरियड 9th-10th का या 10th-11th का, वो पीरियड जिसमें कि लर्निंग सबसे ज्यादा करनी है, वो उनका पहले 2 साल ऑलमोस्ट ये ऑनलाइन के पैटर्न में गए। तो उस पैटर्न में सीखने का तरीका और अब क्लासरूम प्रोग्राम में सीखने का तरीका, देयर इज अ डिफरेंस। तो मैं एक एक पॉइंट पे आता हूँ कि सबसे पहला पॉइंट है मेरा कि कुछ एक ऐसे बेसिक फॉल्ट्स हैं कि जो इमीडिएटली हटाए जा सकते हैं, जैसे कि वी हैव सीन कि क्लासरूम लर्निंग में बहुत इफेक्ट होता है। आप देखिए उसमें जो ये बेसिक पॉइंट्स हैं, दे आर, वन इज कि बच्चों को कुछ एक मैथमेटिकल पार्ट्स है, वो चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट है, और ये बेसिक पार्ट्स जो कि 9th 10th या 8th क्लास में बच्चों ने किए हैं, ये चीजें नहीं आती हैं। तो जब एक बच्चा ग्रुप में क्लास के सामने बैठेगा, तो उसके परसेप्शन में कि जब उससे बात बोली जाएगी, यूजुअली जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग, तो सेंटेंसेस बोलने के लिए कम होते हैं, काफी कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस के थ्रू हम अपनी बात बच्चों को कन्वे करते हैं। और अगर उन मैथमेटिकल इक्वेशंस में बच्चों की प्रोसेसिंग इज नॉट गुड, मीन्स कि वो इक्वेशन को देख करके उस इक्वेशन का क्या रिजल्ट होगा, उस इक्वेशन से क्या क्या रिफ्लेक्ट होता है, वो बात इमीडिएटली नहीं समझ पाते हैं। एंड वी फील कि दो इक्वेशंस आर वेरी सिंपल इक्वेशंस, जो कि बच्चों ने 8th क्लास में किए, 9th क्लास में किए, 10th क्लास में किए, तो यहाँ पे गैप जनरेट होता है। ऐसा नहीं है, कोरोना पीरियड के ड्यूरिंग भी ऑनलाइन में भी क्या था, बच्चों में डिफरेंस होता है। कुछ बच्चों ने उस ड्यूरिंग भी बहुत अच्छा सीखा, तो उनके बेसिक मैथमेटिकल पार्ट्स उनके वीक नहीं है। और अगर एक क्लास में थोड़े से भी बच्चे ऐसे हैं, तो उससे बच्चों की क्लास में, क्लास के अंदर ही अंडरस्टैंडिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। मैं उन्हीं चीजों पे बताऊंगा। पहली चीज है कि आपको
मतलब पेरेंट्स को इस चीज पे ध्यान देना। पहली चीज की जो है वो ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करना। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब ये आपको घर पे यू हैव टू टेक केयर, आप कराएं, आप किसी टीचर से कराएं, और या फिर आप मतलब आप किसी भी मोड में करें, ये चीजें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चे 10th क्लास में करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या हैं, दे शुड लर्न इट इमीडिएटली। कुछ बच्चे क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस नहीं निकाल पाते हैं, और हर एक क्वेश्चन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसका सॉल्यूशन बार बार बताना, वो जनरली सब्जेक्ट का टारगेट नहीं होता है। तो दूसरा है कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में आई एम टेलिंग यू, वीकनेस कुछ बच्चों में इतनी है इसमें कि अगर एक ट्रायंगल बनाया गया, बोलो ये एंगल थीटा है और ये साइड एल है, बोलोगे ये वाली साइड कितनी होगी, तो 10th क्लास तक बच्चे सानवी अपनी क्लास देख ले बेटा, पापा ने स्पेशली फोन किया था। मैडम आप जिसके भी स्पीकर्स ऑन है, प्लीज अपने स्पीकर्स, आप अपने माइक्रोफोन को ऑफ कर दें। कांडी मैडम आप अपने स्पीकर्स ऑफ कर दें, अपने माइक्रोफोन ऑफ कर दें। स्पीकर ऑन करके ऑफ कर, स्पीकर आप ऑन रखें लेकिन अपना माइक्रोफोन म्यूट कर दें नाउ से। तो अगर ये लेंथ एल है तो ये लेंथ एल साइन थीटा होना और ये लेंथ एल कॉस थीटा होना, इट्स ए वेरी स्मॉल थिंग, बट जो ना कि ये लेंथ एल कॉस थीटा होना, बट बच्चों को ये डायरेक्टली कंक्लूड नहीं कर पाते हैं, वो स्लो हैं, और थोड़े बहुत नहीं काफी बच्चे स्लो हैं, वो बिल्कुल पूरा लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एल, फिर एच निकालेंगे, इससे उनकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, इसके बाद फिर मैथमेटिकल पार्ट्स में ही जो बेसिक अलजेब्रा है, बेसिक अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा में जैसे मैंने देखा कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ये बच्चे 8th क्लास में आई थिंक पहली बार करते हैं। और साइमल्टेनियस इक्वेशंस बच्चों को 9th और 10th में जनरली जो हुआ कि जैसे ही उन्होंने सॉल्यूशन कहीं से सर्च किया, गूगल से या कहीं से भी, तो क्योंकि सीधे सॉल्यूशन आ गया, तो बच्चों की प्रैक्टिस में 9th और 10th की ड्यूरिंग नहीं आया कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस को जल्दी से क्विकली सॉल्व कर पाए, यह हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस उन्हें इमीडिएटली सॉल्व करना सीखना होगा। सिमिलरली कि बचपन से ही करते हैं बच्चे यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड। तो ये यूनिटरी मेथड है कि ये मेथड मतलब सबसे पहली मैथमेटिकल चीज जो बच्चों के दिमाग में आती है और जिससे कि भी फिजिक्स के इक्वेशन सॉल्व होते हैं, इट इज अ यूनिटरी मेथड। मतलब कहीं पे भी है, किसी भी फिजिक्स से रिलेटेड हो, फिजिक्स से रिलेटेड ना हो, बोलेगा कि 10 kg आलू इतने रुपए में मिलते हैं, तो 1 kg आलू कितने में मिलेंगे, इट इज द यूनिटरी मेथड। लेकिन बच्चे जब आलू की बात है, टमाटर की बात है, तो उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। जब वो चीज हम फिजिकल क्वांटिटीज में अप्लाई करते हैं, दे नॉट एबल टू सॉल्व, वो लोग नहीं समझ पाते हैं उस चीज को या बहुत स्लो है। तो यूनिटरी मेथड सिमिलरली कहाँ पे यूज करना, कैसे यूज करना है, उसके थ्रू कैसे निकालना, वो चीजें उनमें नहीं आती। तो जो मैथमेटिकल स्किल्स में है, हाँ साथ में फिर पांचवी चीज एक और, दैट इज कि इट इज बेसिक ज्योमेट्री। बेसिक ज्योमेट्री मींस कि जब भी कोई दो पैरेलल लाइंस हैं, उनमें याला एंगल थीटा इस एंगल थीटा के इक्वल होगा, या याला एंगल 180 माइनस थीटा होगा, या फिर जैसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
बच्चों से पूछा गया कि इसका जो सेंटर होगा साइड ए है और आपको सेंटर से डिस्टेंस निकालनी है। ये कैलकुलेशंस आई थिंक वो लोग 10th क्लास तक कर लेते हैं, ये 10th क्लास तक में कैलकुलेशंस आ जाने चाहिए। बट अगर अभी बच्चों से जब पूछते हैं कि ये साइड ए है तो यहां से डिस्टेंस कितनी होगी, वो डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। अब वैसे ये जो जितना भी मैंने सारा पार्ट बोला ये इतना बड़ा पार्ट नहीं है। अगर बच्चे चाहें तो इस चीज के लिए कोई 2 दिन एफर्ट करें और ये सारी चीजें लेकर के बैठते हैं तो उन्हें सारी चीजें याद में आ जाएंगी और प्रैक्टिस में आ जाएंगी। मतलब इसके थ्रू वो क्वेश्चंस करने लग जाएंगे कि हाउ टू फाइंड दिस। इससे उन्हें क्लास की लर्निंग में बेनिफिट होगा। एज आई टोल्ड यू कि द क्लासेस, कोई भी क्लास है, इट इज ऑलवेज कॉम्पिटिटिव। मीन्स कि हम पूरा ध्यान रखते हैं कि जो क्लास में जिसकी स्पीड सबसे कम हो उस बच्चे को भी ठीक से समझ में आए। वी ऑलवेज कीप इन माइंड, लेकिन फिर भी क्या होता है कि आपको क्लास को एक सर्टेन स्पीड से चलाना जरूरी है, अदरवाइज सिलेबस टाइमली कंप्लीट नहीं होगा। और जैसे ही आप उस चीज को फॉलो करते हैं तो बच्चे का ये नहीं कि उसे अभी 11th की फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है। 11th की फिजिक्स समझने के लिए ये क्योंकि सब कुछ नीडेड है, बच्चे को ये पार्ट ठीक से इस पार्ट को ठीक से प्रोसेस करना नहीं आता है, इसलिए वो फिजिक्स उसे समझ में नहीं आएगी। तो ये जितने भी मैंने बोले मैथमेटिकल पार्ट्स, ये दूसरी चीज एक जनरल चीज है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे आपके साथ हमेशा ही रहते हैं। हमारे यहाँ पे जब जब क्लासेस हैं तब आते हैं, मैं उन्हें समझाता हूँ। बट फिर भी क्या होता कि वो कई बार फिर से उस टाइम पे घर पे उस प्रॉब्लम में फंसेंगे और फिर से उस चीज में ट्रैप हो जाते हैं। तो उस चीज में ट्रैप ना हो। ट्रैप होने का क्या नुकसान है मैं आपको बताता हूँ। तो आप उन्हें धीरे धीरे करके इस हैबिट को उन्हें आप उनसे उनसे ये हैबिट खत्म कराएं। दैट इज व्हाट कि जैसे कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी का उन्होंने सॉल्व किया, अटेम्प्ट किया एनसीईआरटी का क्वेश्चन और या फिर बुकलेट का, और सो हमारी बुकलेट है, सीक्वेंस होना चाहिए एनसीईआरटी में भी कि ऑल द क्वेश्चंस आर नॉट रिलेवेंट। और आप बच्चों से बोलें, हम लोग क्लास में फैकल्टी मेंबर से बताएंगे आपको कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने। जैसे कि सर्टेन क्वेश्चंस मैंने बोला आर नॉट रिलेवेंट, देन व्हाई एनसीईआरटी हैज गिवन देम। NCERT has given the questions. NCERT made the questions, some questions way back, so many years back. Now the pattern of the examination in the schools and even in the competition has been changing over the years. तो कुछ क्वेश्चंस किड्स साइंटिफिक एक्यूमेंट को जनरेट करने के लिए दिए जाते हैं, उसका एक बेसिक पर्पस है। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे क्लास में आते हैं तो आ रहा है सब। मैडम जिसका भी माइक्रोफोन ऑन है प्लीज उसे म्यूट कर दें। काइंडली जिसका भी माइक्रोफोन ऑन है प्लीज उसे म्यूट कर दें। जब आपको केवल बोलना हो, आपको कुछ कहना है, तभी आप उसे ऑन करें, अदरवाइज माइक्रोफोन को आप म्यूट कर दें। सो नाउ सी, दो सब्जियां लगे। तो मैं जो आपसे बात कर रहा हूं ये है एनसीईआरटी में कौन से क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस आर नॉट रिलेवेंट और फैकल्टी मेंबर्स वो चीजें बता देंगे बच्चों से। तो सबसे पहले सीक्वेंस में ये होना चाहिए कि बच्चों को एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस बोलेंगे कि नहीं करना तो उन्हें नहीं करना है। और उसके बाद फिर बुकलेट में डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आना है। अगर कोई फैकल्टी मेंबर्स अपने अपने सब्जेक्ट में इस चीज के बारे में बच्चों को गाइड करते हैं कि क्या किसी सब्जेक्ट में कोई एग्जाम्पल्स भी पहले करने हैं। फिजिक्स में पहले एग्जाम्पल्स नहीं करने हैं, फिजिक्स में पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जब बच्चे की कैपेसिटी इतनी है कि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेता सारे, तो बाद में एग्जांपल्स में जाएगा। एग्जांपल्स में मैं इसलिए मना कर रहा हूं कि बिकॉज आई हैव गिवन दोज एग्जांपल्स और मैं ही पढ़ाने वाला हूं, तो मैंने क्लास में एक सर्टेन लेवल के एग्जांपल्स कवर कर रखे हैं, टफ लेवल के भी कवर कर रखे हैं और सर्टेन लेवल के और उससे कम वाले भी कवर कर रखे हैं। तो वो एग्जाम्पल सफिशिएंट थे। जब बच्चा उनसे क्वेश्चन सॉल्व करेगा, उनकी हेल्प से सॉल्व करेगा, तो उससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और जब उतना वर्क कंप्लीट हो जाता तो क्योंकि हमारे असाइनमेंट में उसके बियॉन्ड कई लेवल्स हैं, जी एडवांस भी है कुछ है, तो जब बच्चे का उतना लेवल कंप्लीट हो जाता तो उसके बाद ही उसे फिर हमारे बुकलेट के एग्जांपल्स और वो एग्जांपल्स करने और साथ में जी एडवांस वाले क्वेश्चंस करने।
अब इन क्वेश्चंस के सॉल्व करने में जो बहुत बड़ा लैकुना है, दैट इज व्हाट, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया गया, वो क्वेश्चन नहीं आया, बच्चा परप्लेक्स हो रहा है, उसे क्वेश्चन नहीं निकल रहा है। और कोरोना पीरियड में बच्चों की हैबिट क्या पड़ गई, उन्होंने स्ट्रगल करना बिल्कुल बंद कर दिया। जब क्वेश्चन नहीं आया, इमीडिएटली उन्होंने स्पीकर में और फोन में उन्होंने बोला, क्वेश्चन बोल दिया, या इवन क्वेश्चन की पिक डाल दी। तो सॉफ्टवेयर्स इतने अपडेटेड हैं सब कि जैसे ही वो पिक डालेंगे क्वेश्चन की, या उन्होंने माउथ से बोल करके क्वेश्चन उसे वॉइस मैसेज में डाला क्वेश्चन, इमीडिएटली उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। एक ये सॉल्यूशन हुआ, बच्चा उस टाइम पे परप्लेक्स था, उसे लगा कि मुझे सॉल्यूशन मिल गया, बट उसने उस क्वेश्चन के थ्रू जो सीखना था, मेजर चीजें मिस कर दी। और बच्चे 9th-10th में अगर वीक हुए हैं कोरोना पीरियड में, तो वो इसी वजह से वीक हुए हैं, उन्होंने मेजर चीजें मिस कर दी। और वो बच्चा क्वेश्चन इस तरीके से अटेम्प्ट करता, ये क्वेश्चन है, उसने जो हमारी नोटबुक है स्कूल की, यहाँ की हमारी कोचिंग की नोटबुक, जिसमें कि मैंने एग्जांपल कराए हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बुकलेट, मैं बुकलेट की बात नहीं कर रहा हूं कि बुकलेट से देखना है, नॉट अबाउट द बुकलेट, आई एम टॉकिंग अबाउट जो क्लास की नोटबुक है, वो क्लास की नोटबुक, उसे जो क्लास की नोटबुक है, वो क्लास की नोटबुक में आता है बच्चा, अभी उनकी मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत ही वीक है, मतलब एक्सट्रीमली वीक। वो रियली अगर आप अपने बच्चे से बात करेंगे और साइंटिफिक मैटर में बात करेंगे, मैथमेटिकल मैटर में बात करेंगे, सीरियसली उससे बात करेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वो कितने टाइम तक कोई चीज याद रख पाते हैं और कितनी जल्दी चीजों को भूल जाते हैं। ये चीज सबसे बड़ी चीज है जो कि कोरोना में इंपैक्टेड हुई है। सो जब वो क्वेश्चन हमारी नोटबुक से रख करके करेगा, नोटबुक सामने है, सबसे पहले कि उसे क्वेश्चन में पता लगा इस चैप्टर का क्वेश्चन, उसने उस चैप्टर को खोला, फिर उसने कि क्वेश्चन किस चीज का है। एक चैप्टर में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, वो क्वेश्चन इस आर्टिकल का था। जब वो यहां पहुंचेगा, तो पहुंचने के पहले उसने यहां से सर्च करना स्टार्ट किया, और जब वो सर्च करेगा, ऑब्वियसली वो हार्ड कॉपी में सर्च कर रहा, अपनी आंखें और ब्रेन खोल करके ही सर्च करेगा। तो इस सीक्वेंस के थ्रू यहां पहुंचेगा, देखता रहेगा कि इसके पहले क्या था, ये था, अच्छा अब वो वाला आर्टिकल आया, और इस आर्टिकल पे बेस्ड फिर ये वाला मैंने एग्जांपल दिया, उसमें स्ट्रगल करेगा, फिर वो उसमें स्ट्रगल करेगा, रिलेट करने का एफर्ट करेगा कि कैसे उस एग्जांपल में क्वेश्चन सॉल्व किया गया, उससे मिलता हुआ क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व करूंगा। साथ में बेनिफिट ये हुआ कि गूगल के थ्रू सीधे इसका सॉल्यूशन आया होता, और यहां पे क्या हुआ, उसे इस स्टेप के थ्रू कि पहले उसने ये किया फिर ये किया, ऐसे ही उसने किसी क्वेश्चन के लिए उसे बिल्कुल जो उस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल है वो यहां से स्टार्ट करेगा कहीं से, और उसे वहां तक पहुंचना पड़ेगा। जब वो इस तरीके से असाइनमेंट सॉल्व करेगा, तो ये सीक्वेंस ऑफ द आर्टिकल्स इन द चैप्टर, ऑलमोस्ट 10, 12, 15 क्वेश्चंस के बाद पूरे चैप्टर का सीक्वेंस उसे याद हो जाएगा, एंड टू सॉल्व ए क्वेश्चन, सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशंस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी एक बच्चा क्वेश्चन रीड करता है, इट ऑलवेज हैपेंस, उसकी पैरेलल थिंकिंग चलती है, क्वेश्चन भी रीड कर रहा है, उसका ब्रेन पैरेलल सोचता जा रहा, इस चैप्टर में यहाँ पे पहले फ्लक्चुएट करेगा, अच्छा इस चैप्टर का होगा, फिर इस आर्टिकल पे बेस्ड होगा, दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस, ग्रेजुअली बिल्कुल उस पॉइंट पे ब्रेन पहुंच जाएगा। बट ब्रेन तब पहुंचेगा जबकि वो चीजें सारी की सारी याद हो, नहीं याद है। तो आप सोचिए कि एक बच्चे का क्या है कि वो, उसने कोई चीज, कोई क्वेश्चन रीड करा, अब उसे सोचने का पहला स्टेप ही जनरेट नहीं हो रहा है, बिकॉज ना उसे कोई फॉर्मूला याद है, ना कोई इसके थ्योरी का पॉइंट याद है, और वो क्या करता, कंक्लूड क्या करता, मुझे तो क्लास में कुछ समझ नहीं आया। क्लास में समझ में आना, क्लास में समझ में आना इस तरीके से होगा, उसने क्लास में समझा, उस टाइम पे उसे समझ में आ गया, बट अभी प्रॉब्लम है लॉन्ग टर्म रिटेंटिविटी की। अगर उसने उसका असाइनमेंट, मैडम काइंडली किसी के माइक्रोफोन की आवाज आ रही, तो आप प्लीज उसे म्यूट कर दें। आपको अगर कोई चीज पूछनी है, आप तभी उसे ऑन करें। सो अभी आप सोचेंगे बच्चा क्वेश्चन रीड करता और कंक्लूड क्या करता है, मुझे क्लास में कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। दिस वाज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या थी कि उसे सब्जेक्ट मैटर का जब समझाया गया था, ही सेड कि ये समझ में आ गया, उसे समझ में आ गया था, लेकिन प्रॉब्लम ये है उसने 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, या कोई बच्चे 1 हफ्ते के बाद असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं। जब असाइनमेंट स्टार्ट किया, उसे उसका एक भी पॉइंट थ्योरी का याद नहीं था, कुछ भी याद नहीं था। तो समझ में आना और ना आना एक अलग बात है।
जब उसे थ्योरी का कोई पॉइंट नहीं याद है तो वैसे तो इतने दिनों के बाद नहीं करना चाहिए। जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट हुआ तो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स जो उसमें दे रखे हैं, इमीडिएटली बच्चे को ये समझदारी होनी चाहिए कि मेरे यार आर्टिकल्स कवर हो गए, इसका क्वेश्चन मैं इमीडिएटली सॉल्व करके देखता हूं। वहां सॉल्व एग्जांपल है एनसीईआरटी में, बट उसे सॉल्यूशन नहीं देखना है, उसे जो सिखाया गया उसके थ्रू सॉल्व करना है। जब नहीं आता तो अपनी कॉपी से रिलेट करना, किस आर्टिकल पे बेस्ड था, उसमें ऐसे एग्जाम्पल दिया गया तो मैं उसके थ्रू सॉल्व करता हूँ। जब वो इस तरीके से सीखेगा तो उसे सबसे पहले होगा, उसे पूरे चैप्टर का सीक्वेंस याद हो जाएगा कि पहले उसमें वर्क है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। आगे जब उसे, और ये सीक्वेंस याद होने का मतलब है कि सीक्वेंस का अगर कभी कोई भी आर्टिकल वो भूलता है, ये चीजें सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी स्टूडेंट के दिमाग में लगातार पैरेलल चलती रहती हैं। दिमाग में जब कोई पूरा चैप्टर है और किसी मोमेंट पे वो बैठा हुआ है, रात में सोने जा रहा, उसने चैप्टर के आर्टिकल्स, वो सीक्वेंस के सोच करके देखा और उसे लगा कि मुझे ये वाला आर्टिकल नहीं आता है, ये मैं भूल रहा हूँ। इमीडिएटली उसने कॉपी निकाली, खोल करके उसी आर्टिकल पे पहुंचा, उसने उसे रिवाइज कर लिया। इस तरीके से रिवीजन का पैटर्न रिलेटिवली जल्दी जल्दी ज्यादा फ्रीक्वेंसी में हो जाएगा, वो जल्दी जल्दी उसे रिवाइज करने लग जाएगा, बिकॉज उसे सीक्वेंस याद है। सीक्वेंस याद का होना इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और गूगल के सॉल्यूशन के थ्रू क्या होता है, उस मोमेंट पे उसका सॉल्यूशन मिल गया, बट वो कैसे आया वहां तक, कैसे पहुंचा, उसके पीछे और कौन कौन से फॉर्मूले थे, और जब वो इसका एग्जांपल से रिलेट करता तो मे बी उसे आगे वाला भी आर्टिकल दिख जाएगा कि क्या है। धीरे धीरे उसे चीजें आ जाती हैं और उसे याद हो जाता है। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है बच्चों को, अगर कोई चैप्टर आज हुआ है और वो 1.5 वीक के बाद असाइनमेंट सॉल्व करेगा, तो आई एम टेलिंग यू मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे, इवन जो क्लास के सबसे अच्छे बच्चे हैं, मैं उनकी बात भी कर रहा हूं, मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों में प्रॉब्लम आ गई है कि एक हफ्ते के बाद उन्हें उसमें से कोई भी आर्टिकल या कुछ भी याद नहीं होगा। जब नहीं याद है तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब देखेंगे तो जनरली सॉल्यूशन में कि याला स्टेप फिर याला स्टेप, वो एक बहुत ही टेम्परेरी सा एक सॉल्यूशन मिला, मतलब एक टेम्परेरी सा सेटिस्फेक्शन मिला कि चलो इससे आंसर आ गया, और आंसर उन्होंने मिला के देखा, वो आंसर हाँ बिल्कुल वही आ रहा है। उन्हें लगा अरे यही तो वही वाला क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आ गया। बट बाय दिस दे नॉट लर्निंग एनीथिंग, rather they are continuously losing their analytical capacity, they're continuously losing their retention power, they are always in their subconscious mind, it is always there कि मुझे तो सॉल्यूशन तुरंत गूगल से मिल जाएगा। ये हमेशा उनके दिमाग में जब भी नहीं आएगा मैं तुरंत इसे देख लूंगा। तो ना ही हमारी वीडियो से देखना है, हमारी वीडियो केवल तब देखनी है जबकि बच्चे ने क्लास मिस की है। आप सोचे कि क्लास में उसने बोला मुझे क्लास में कम समझ में आया था, मैं अब वीडियो से देखूंगा। नहीं सर एंड मैडम, प्लीज डोंट डू दैट। उसे वीडियो केवल तब देखनी है अगर कोई क्लास मिस हो गई है, तब वीडियो देखनी है, नहीं तो वीडियो इज नॉट फॉर द रिवीजन। ये 2 साल से भी कोरोना पीरियड में वीडियोज हैं, उसके पहले वीडियोज थोड़ी थी और बच्चों की लर्निंग ज्यादा अच्छी होती थी, तो वो उनकी कॉपी में होगा। ही हैड अटेंडेड द क्लास टू मेक हिम गुड इन राइटिंग ऑल द थिंग्स इन द क्लासरूम। इनकी जो राइट करने की एबिलिटी है बच्चों की, वो भी बहुत वीक हो गई है। तो उन्हें आप धीरे धीरे कैपेबल बनाएं कि वो क्लासरूम में कोई भी आर्टिकल उनका मिस ना हो पाए। क्लासरूम में कॉपी कंप्लीट है, जब कोई चीज उन्हें रिवाइज करनी है तो हमारी नोटबुक से रिवाइज करेंगे, जो क्लास की नोटबुक है, ना कि हमारे वीडियो से या किसी और के वीडियो से देखेंगे, और गूगल के सॉल्यूशन से बिल्कुल नहीं करना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट चीज है कि जब फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं, दोज हु आर फ्रॉम द साइंसेस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, और इवन आर नॉट फ्रॉम दैट फील्ड, ये पॉइंट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको बच्चों को धीरे धीरे, हम लोगों के पास एक्चुअली टाइम यहाँ पे पढ़ाने में टाइम जाता है, तो वैसे ये वीडियो क्योंकि बच्चों तक भी मैं पहुंचाऊंगा, उससे बच्चे काफी कुछ समझेंगे, बट आपको भी उनके दिमाग में ये पॉइंट इम्बाइब करना है। इट इज दिस, जैसे एक चीज की एक डेफिनेशन है, फॉर एग्जांपल न्यूटन सेकेंड लॉ, कोई लॉ है, उसकी एक डेफिनेशन है, दैट डेफिनेशन इज इन वर्ड्स, और उस डेफिनेशन का जो कंक्लूजन होगा उसका एक मैथमेटिकल फॉर्म भी होगा, एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी होगा। तो बच्चों से बोलें कि वो चैप्टर का सीक्वेंस, मैथमेटिक्स, उसका लॉ का नाम लिखा, व्हाट लॉ इज, व्हाटएवर लॉ इज, उसका नाम लिखा,
उसका मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा। सीक्वेंस में पूरी चैप्टर के लिए इस तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म में पूरा चैप्टर जब हो जाएगा तो वो लोग उसका सीक्वेंशियल चार्ट रेडी कर लेंगे। सीक्वेंशियल चार्ट की पहले याला आर्टिकल था, याला लॉ था, उसके थ्रू याला इक्वेशन आया, फिर याला आया। कोई मे बी कि लॉ नहीं है, वो डेफिनेशन है। इट कुड बी मोमेंटम। मोमेंटम इज नॉट ए लॉ, मोमेंटम इज ए डेफिनेशन। मोमेंटम का इक्वेशन आया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आया। तो डेफिनेशन यहाँ पे वर्ड्स में नहीं लिखनी। जो सीक्वेंशियल फ्लो चार्ट बनेगा, फ्लो चार्ट में केवल मैथमेटिकल इक्वेशंस के फॉर्म में लिख लेंगे, और वो कभी भी मतलब इस तरीके के चैप्टर के जो 3 से 4 चैप्टर्स का फ्लो चार्ट देखने में उन्हें हार्डली कभी भी बैठेंगे, इट विल हार्डली टेक देम, मैं 3 से 4 चैप्टर्स की बात कर रहा हूं, इट विल टेक हार्डली 15 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे। तो वो बार बार जब उसे पढ़ाएंगे तो सीक्वेंस जो क्वेश्चंस के सॉल्व करने की ड्यूरिंग नीडेड है और क्वेश्चन सॉल्व करने की ड्यूरिंग भी इवॉल्व हुआ, उन्हें सारे लॉज, उनके इक्वेशंस क्या हैं, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। और कोई पेरेंट्स साइंस बैकग्राउंड के हों या ना हो, वो पेरेंट्स भी कभी कि उसे कि मुझे अपने फ्लो चार्ट्स दिखाओ, और मैं फ्लो चार्ट्स में आपने चैप्टर का नाम देखा और बोले कि आप इसका फ्लो चार्ट जो भी था, इक्वेशंस लॉज क्या हैं, आप मुझे एक बार सुनाओ। मतलब उन्हें केवल ये सुनाना है, पहले चैप्टर में याला लॉ आएगा, फिर इसकी डेफिनेशन आएगी, उसकी डेफिनेशन का मैथमेटिकल वर्जन, की पूरी डेफिनेशन सुनाना है, उसका मैथमेटिकल वर्जन ये है, इसका मैथमेटिकल वर्जन ये, मैथमेटिकल वर्जन ये। क्योंकि सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल होता है जब वो स्कूल एग्जाम में वो लोग परफॉर्म करते हैं, तो स्कूल एग्जाम के परफॉर्म करने में मैथमेटिकल इक्वेशंस का बहुत बड़ा रोल है। आप स्कूल्स के फैकल्टी के पढ़ाने के पैटर्न पे नहीं जाएंगे, वो लोग अपने पैटर्न को बिल्कुल वही थ्योरेटिकल लगातार रख रहे हैं, जबकि स्कूल्स के ही और बोर्ड्स के ही पेपर्स में अब काफी कुछ पार्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आ गया है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पेपर किसी भी स्कूल का, खास तौर से किसी भी अच्छे स्कूल का पेपर, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर आइदर लॉजिकल क्वेश्चंस और देयर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। डेरिवेशंस का रोल बहुत रिड्यूस सा हो गया है। तो उन्हें सारे चैप्टर्स के लॉज मैथमेटिकल फॉर्म में, डेफिनेशंस मैथमेटिकल फॉर्म में, उसके सीक्वेंशियल फ्लो चार्ट आप रेडी करवा लें किसी भी हर एक टॉपिक के। इसके बाद फिर जो सोचने का पैटर्न है बच्चों का, उस जो सोचने का पैटर्न है, थिंकिंग पैटर्न, दैट शुड बी इन वन डायरेक्शन, from one source. Now let's talk about the source. What is the meaning of one direction? I tell you, बच्चों के पास जो अवेलेबिलिटी है सोर्सेस की, दैट इज स्कूल नोट्स, एनसीईआरटी बुक, our booklet, any other textbook, and our class notes. इतने सोर्सेस की अवेलेबिलिटी है किसी भी इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए। वन डायरेक्शन मीन्स कि फॉरगेट फॉर व्हाट एग्जाम दे आर प्रिपेयरिंग, whether it's school exam or it is a competitive exam, I'm telling you, कोई फर्क नहीं होता। concepts are concepts, whatever be the exam, it is the concepts, the numerical analysis, mathematical analysis, this what matters. तो आप सोचने का जो मैंने बोला वन डायरेक्शन, कीप द सोर्स वन। आप कभी भी कोई भी चीज देखनी है वो एक सोर्स से। इफ एनीवन फाइंड्स दिस सोर्स इज नॉट कंप्लीट, और ये सोर्स कंप्लीट नहीं है, तो इफ दिस सोर्स इज नॉट कंप्लीट तो हमें रिपोर्ट करें, और ये कंप्लीट नहीं है हमें रिपोर्ट करें। कि जैसे बच्चों को कैसे पता लगेगा कि दिस सोर्स इज नॉट कंप्लीट? कंपैरिजन नोट से नहीं, कि बच्चों ने क्या करा, स्कूल के जो क्लास टीचर के नोट्स हैं, स्कूल के जो नोट्स हैं, उनसे कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया।
इसमें एक डिफरेंस होगा। लाइक आई एम द प्रोफेशनल इन दिस फील्ड, कि मेरी ड्यूटी है कि मुझे एनसीईआरटी से पढ़ना, मुझे यहाँ से पढ़ना, मुझे यहाँ आना चाहिए, वो आना चाहिए, वॉट एवर डेप्थ ऑफ मटेरियल शुड बी देयर, आई शुड नो ऑल ऑफ दिस, और मुझे ये चीज आनी चाहिए पूरी। मेरे पढ़ाने का पैटर्न स्कूल के टीचर्स के पढ़ाने के पैटर्न से डिफरेंट होगा। वो कैसे सब्जेक्ट मैटर को आगे प्रोसीड कराते हैं, मैं कैसे आगे प्रोसीड कराता हूं, देयर बी डिफरेंस इन दैट, उसमें एक डिफरेंस होगा। बच्चे अभी मेच्योर हैं। जिस बच्चे को पहली बार अभी सब्जेक्ट मैटर नहीं आता है, तो ऑब्वियसली उसे क्या लगेगा, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। जबकि आई एम एश्योरिंग यू दिस विल बी डिफरेंट। द कंटेंट, all this content will be covered, and along with that this will be more exhaustive also. इसके थ्रू और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, स्कूल के लेवल के भी, उसके बियॉन्ड भी, उसके बियॉन्ड बहुत कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। सो मेक देम ऑफ द हैबिट दैट दे यूज ओनली दिस एज द सोर्स। उनके लिए यही सोर्स है, इसके एग्जांपल्स ही सोर्स है, ये एग्जांपल सोर्स हैं। और बहुत ज्यादा तो कहीं से देखना है तो क्वेश्चंस देखे, बट सॉल्यूशन इस मटेरियल के थ्रू ही निकालना है, उनका सॉल्यूशन नहीं। अगर बच्चे से किसी भी सोर्स का मटेरियल का क्वेश्चन है, बच्चे ने इसके थ्रू एफर्ट किया और नहीं आता है, वो हमारी नोटिस में लाए, हम उस सॉल्यूशन को इसी के थ्रू पहुंचाएंगे। ग्रेजुअली बच्चा इतना हैबिचुअल हो जाएगा कि जो इंटेलेक्चुअल मटेरियल मेरा था, सीक्वेंस में था, क्या क्या था, ग्रेजुअली जब आप उससे बात करोगे, उसे सारा का सारा मटेरियल पता होगा कि पहले ये आला, फिर ये आला, फिर इसमें इस टाइप का एग्जांपल, फिर उसमें उस टाइप का एग्जांपल, वो पूरा उसे मटेरियल याद होगा। आई एम टेलिंग यू, जो बच्चे रियली आई एम टेलिंग यू जेईई में एक ठीक रैंक से सिलेक्ट होते हैं, वो बच्चे एक आई एम टेलिंग यू छोटे मोटे राइटर के इक्वल हो जाते हैं। मतलब उन्हें सब्जेक्ट मैटर का केवल ये नहीं कि वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, दे कैन रियली टेल यू ऑल द लॉज और द लॉज इन द सीक्वेंस, किस लॉ के बाद कौन सा, इस लॉ के बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये लॉ इनकम्प्लीट था, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, फिर सेकंड लॉ क्यों आया, कहां पे इनकम्प्लीटनेस थी फर्स्ट लॉ में, थर्ड लॉ क्यों आया, व्हाई सेकंड लॉ वाज नॉट कंप्लीट, इट वाज नॉट गिविंग द रिजल्ट्स जो कि हमें कहीं कहीं पे मिले, वो क्यों उससे नहीं निकलते हैं। ये सब कुछ बिल्कुल बच्चे को सोचने का तरीका आ जाता है। तो ये सोर्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि वो सोर्स में ही फ्लक्चुएटेड है, कभी इससे देखा, कभी इससे देखा। एनसीईआरटी की बुक के रीड करने की बहुत से पेरेंट्स बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक का रीड करना, आई एम टेलिंग यू वो जमाना गया, वो हमारा जमाना था जब हमें अच्छे प्रोफेशनल्स नहीं मिलते थे, हमें करना पड़ता था। एचसी वर्मा से रीड करना, इससे रीड करना। अब जब ये टाइम, नाउ द टाइम हैज चेंज्ड, सब कुछ बड़ा क्विकली हो रहा है, कम टाइम में बहुत कुछ करना है, तो उसी के लिए हम प्रोफेशनल्स हैं। ये हमारी ड्यूटी है कि वो चाहे एचसी वर्मा का हो, रेसनिक हेलिडे का कंटेंट है, एनसीईआरटी का कंटेंट है, वो हमें सब कुछ आना चाहिए। नहीं तो बच्चा जब इसे रीड करेगा, आई एम टेलिंग यू इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा कि तब तक तो पता नहीं सिलेबस और कहां पहुंच जाएगा, अब वो एक चैप्टर को कंप्लीट कर पाएगा। अगर कोई चीज, कोई ग्राफ, कोई डेफिनेशन एनसीईआरटी से देखनी होगी, तो हम लोग क्लास में बोल देते हैं, हम बिल्कुल बता देते हैं कि आप इसका ग्राफ ऐसा है, एग्जैक्ट ग्राफ आप एनसीईआरटी से देखेंगे तो बच्चा केवल उस चीज को देख लेगा, उसके बियॉन्ड उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एवरीथिंग इज ओनली फॉर व्हाट, असाइनमेंट्स। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कि बच्चों के साथ एक चीज आपको और करनी होगी कि जैसे आप कभी उनसे किसी इवेंट का डिस्क्रिप्शन पूछते हैं, आप जब उनसे इवेंट्स का डिस्क्रिप्शन पूछते हैं तो बच्चों को पूरे के पूरे सेंटेंसेस बोलने के लिए प्रमोट करें। बहुत से बच्चे बहुत ही टूटी फूटी लैंग्वेज में बोलते हैं। टूटी फूटी लैंग्वेज बोलना और फिर दूसरे की लैंग्वेज को समझना, जो बच्चा जितना टूटी फूटी लैंग्वेज में बोलेगा, उसकी दूसरे की फ्लो वाली लैंग्वेज को समझने में भी उतनी ही मुश्किल होगी। और मैंने बच्चों को ऑब्जर्व किया है, मे बी दे आर ऑल ऑफ देम दे आर फ्रॉम द गुड पब्लिक स्कूल्स, बट स्टिल आई हैव सीन they cannot speak 2 or 3 sentences coherently and continuously. वो लोग नहीं बोल पाते हैं, बहुत ही मतलब जब आप कुछ बात करेंगे, जब आप कुछ पूछेंगे, इतने टूटे फूटे हुए सेंटेंसेस होंगे कि उससे ही अगर बोला जाए कि उसे दोबारा से उसकी ऑडियो सुनाई जाए, उसे बोला जाए इसका मतलब क्या था, तो रियली उसका मतलब निकालना मुश्किल होगा। तो जब आप बच्चों से बात करें, वट एवर भी, वो घर की बात है, कुछ है, तो उन्हें आप एक प्रोमोट करें कि वो लोग थोड़े से सेंटेंसेस को पूरे के पूरे सेंटेंसेस में अपनी बात कहें। और
अगर किसी चीज का, किसी इवेंट का आपके साथ कोई एक्सपीरियंस है, मे बी एक्सपीरियंस 2 साल पहले का है, 3 साल पहले का है, कुछ भी है, अगर उससे वो बात करें, उसके मैटर में उससे पूछें और उसे बोले कि वो सीक्वेंस में कैसे हुआ, किसके बाद क्या, किसके बाद क्या, सीक्वेंस में आपको शेयर करें। जब भी बात करें तो बोले, मतलब वो कि कभी उसने आर्बिटरी ये बात की, फिर वो आर्बिटरी वो बात की, नॉट दैट। इफ दे टॉकिंग टू यू अबाउट समथिंग, तो टेल देम कि आप इसे, आप उन्हें टोक दें, ये देखो, मतलब दिस नॉट इन सीक्वेंस, इसका पूरा सेंटेंस बोलो, मीन्स उसका एक मीनिंग ठीक से निकलना चाहिए। तो आप, बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व, क्लास में ये प्रॉब्लम आती है, और जब ये प्रॉब्लम उसके बोलने में होती है, तो रियली आई एम टेलिंग यू कि अगर आप कोई 2 सेंटेंसेस, वैसे तो एज ए टीचर इट इज अवर हैबिट कि हम जब बोलेंगे तो सेंटेंस बड़ा होगा तो उसे ब्रेक कर करके बोलेंगे, रिपीट कर करके बोलेंगे, हम सब कुछ करते हैं, बट फिर भी क्या होता है, लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू, आई वाज टेलिंग इन ए बैच, मैं न्यू केपलर्स सेकंड लॉ बता रहा था। रियली आई एम टेलिंग यू कि केपलर्स के सेकंड लॉ के मुझे वीकेंड बैच के समझाने में जितना एफर्ट करना पड़ा, मैं काफी पहले से पढ़ा रहा हूं, आज तक अपनी पूरी लाइफ में मुझे जितना एफर्ट इस बैच के साथ करना पड़ा, कभी नहीं करना पड़ा। तो द डिफरेंस इज व्हाट, दीज किड्स हैव कम फ्रॉम द आउट ऑफ द कोरोना पीरियड। तो इन्होंने इसके पहले कहीं पे कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा, कोई सेंटेंस होगा, अगर आप पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बोल देते हैं, तो अब मैं बिल्कुल समझ चुका हूं कि 5 से 7% बच्चों के अलावा वो सेंटेंस उन्हें समझ में नहीं आएगा। हैबिट कैसे पड़ी, कोरोना पीरियड के ड्यूरिंग दे गॉट द वीडियो फॉर एवरीथिंग, और ब्रेन ने रिस्पॉन्ड करना कैसे स्टार्ट कर दिया कि जब उस वीडियो को बार बार देखेंगे तो उन्हें कुछ समझ में आएगा। तो उन्हें एक बार बोलने में या 2 बार बोलने में या 3 बार बोलने में उनके ब्रेन का रिस्पॉन्सेस स्लो हो गए हैं, उन्हें समझ में नहीं आता। यू नीड टू हेल्प देम, आपको उन्हें इस चीज से बाहर लाना है। और ये जो मैंने बोला, सीक्वेंशियल फॉर्म में बोलना, पुराने किसी स्टेटमेंट को सुनना, किसी चीज का सुनना और पूरी के पूरे सेंटेंस में सुनना, इट्स वेरी नेसेसरी, बिकॉज हाउ वी लिसन अकॉर्डिंगली वी स्पीक एंड वाइस वर्सा, वो एक दूसरे के बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है। नेक्स्ट इज कि किसी भी चीज को टालना, मीन्स कि प्रोक्रेस्टिनेशन, मैं आज नहीं कल कर लूंगा, मैं तब कर लूंगा। आप थोड़े से एग्जाम्पलरी बने। वी अंडरस्टैंड दैट ईच ऑफ अस, हम में सब में हैबिट है, मतलब मैं भी इस एज में आ गया हूं कि मेरी भी एक हैबिट है, कुछ है, हमारी हैबिट होती है ऐसी कि हम चीजों को टालते हैं, आज नहीं कल। अभी अभी ये बच्चे हमारे बहुत ही क्रुशियल एज में हैं, इनके लिए इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ द लाइफ। तो अगर उनमें भी ये हैबिट आ गई और वो हैबिट कहीं ना कहीं पे हम लोगों से ट्रांसमिट होती है थोड़ी सी उनमें, तो और हम एग्जाम्पल बने कि हम अपने, या तो बच्चों के सामने हम किसी चीज की प्लानिंग ना करें, और हम प्लानिंग करें तो हम उसे बार बार ना टालें, उस चीज को करें। और वो बच्चों में भी हैबिट हमें प्रमोट करनी है कि कई बार ऐसा होगा कि सम टाइम लाइफ सीम्स टू बी टफ, अभी अभी इतना काम किया था, अब ये वाला काम करना है क्योंकि स्कूल का टेस्ट आ गया या हमारे यहाँ का टेस्ट आ गया, ये असाइनमेंट दिया गया है। कभी कभी ऐसा पीरियड आएगा कि आपको, खास तौर से मदर्स को, इस चीज में बच्चों को सपोर्ट करना होगा कि अगर दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग हैं तो उस केस में आप जो भी टाइम दे सकते होंगे उन्हें, उन्हें करना होगा, उन्हें सपोर्ट देना होगा, मतलब एक मॉरल करेज देना होगा कि नहीं बेटा, इसे आज के लिए, कल के लिए मत टालो, इसे आप कर लो। आप पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते हो तो आप थोड़ा सा कंप्लीट कर लो, मतलब जितना भी कर सकते हो आप 30% 40%, लेकिन आप उसे पूरा का पूरा टाल दो कि नहीं अब मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, इस चीज के होने के बाद करूंगा, मेरा यारा पेपर हो जाए वो हो जाए। प्लीज आप ये मत करें। ये जो लर्निंग में पीरियड है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी बच्चा हमारा असाइनमेंट जब वो चैप्टर हुआ है उसके 1 हफ्ते के बाद स्टार्ट करेगा, आई एम टेलिंग यू, वो पढ़ाना हमारा ऑलमोस्ट यूजलेस हो जाता है। बच्चा उसमें सारे इंपॉर्टेंट